students. This is Priti Yadav, your maths teacher. Today I'll teach you class 7 maths. In a previous class, we have completed our revision of exercise 4.1 and question number 1 and 2 of exercise 4.2. Let's start question number 3 of exercise 4.2. Now question number 3, express रैशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म. हमें इन रैशनल नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है. स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? हमारी जो सिंपलेस्ट फॉर्म होती है उसी की तरह होता है कि हमें जब तक काटना है, जब तक इनका एचसीएफ जो है, इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है इन दोनों के बीच का 1 ना आ जाए, तब तक हमें इनको काटना है. तो देखो -70 अपॉन में 90 है. इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हम इसको किससे डिवाइड करें? पहले 10 से डिवाइड करते हैं. 10 7 जा 70 एंड 10 9 जा 90. अब देखो 7 और 9 किसी की टेबल में ऐसे नहीं आते हैं. 7 तो एक प्राइम नंबर हो गया, 9 एक कंपोजिट है, बट ये एक प्राइम है. तो इन दोनों के बीच का जो एचसीएफ है वो 1 आएगा. तो इट मीन्स ये इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई. तो क्या आ गया? -7 अपॉन में 9. एंड द नेक्स्ट पार्ट इज 252 अपॉन -1827. अब हम इसको डिवाइड किससे करते हैं? 9 से हम इसको डिवाइड कर लेते हैं. अगर मैं 9 से इसको डिवाइड करती हूँ तो 9 28 जा पे चला जाएगा ये, और 9 की टेबल से 2 जा पे 0 3 203. अब देखो 28 और 203 इन दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर क्या? ओनली 1. तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या आ गई? 28 अपॉन में -203. ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, फिल इन द ब्लैंक्स. अब जो ब्लैंक है हमें उसको फिल करना है. -18 अपॉन में 15 इज इक्वल्स टू 40 अपॉन, ये हमें फाइंड आउट करना है कि देखो 8 की मल्टीप्लाई किससे की जाए कि 40 आ जाए. अगर मैं 8 की मल्टीप्लाई 5 से करूं तो 40 हो जाएगा. तो 15 5 से क्या आ जाएगा? 75. अगर यहाँ पे -5 से की जाएगी तो ये हमारे पास हो जाएगा. नेक्स्ट हमारे पास है 7 अपॉन -9 है हमारे पास. तो अब देखो 9 से हमें क्या करना? 54 आ रहा है. तो हमने क्या किया है? 9 की टेबल में 54 कहां आएगा हमारे पास? 7 अपॉन -9 है, यहाँ पे हमारे पास 54 है. तो हम क्या करेंगे? 9 की मल्टीप्लाई अगर हम 6 से करते हैं तो 9 6 या 54, तो हमें न्यूमिनेटर में भी 6 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. अब देखो यहाँ पे पॉजिटिव है तो माइनस से करेंगे. -7 6 या 42 -42 यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारा. इस तरह से आपको बाकी के सारे पार्ट्स भी करके देखने हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन, taking a is equals to 2 upon 5 and b is equals to -3 upon 10, verify bar a plus b less than bar of a plus bar of b. हमें इसको वेरीफाई करना है. तो हम a की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे और b की वैल्यू पुट करेंगे. तो बार 2/5 प्लस b की वैल्यू क्या है हमारे पास? -3/10. तो यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा, -3/10. बार क्लोज, लेस देन वैल्यू ऑफ a इज बार 2/5 एंड वैल्यू ऑफ b इज -3/10. अब जो ये बार से वैल्यू बाहर आती है हमेशा पॉजिटिव वैल्यू बाहर आती है. ये हमने फर्स्ट चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ा था. अब देखो इसको हमें सिंप्लीफाई करना है. 5 और 10 का हम एलसीएम लेंगे. 10 एलसीएम आ जाएगा, बार से वैल्यू बाहर आती है पॉजिटिव बन के. तो यहाँ पे 10 आ जाएगा एलसीएम. अब हम इसको सोल्व करेंगे. 5 2 जा और 2 2 जा 4 हो जाएगा. -3 लेस देन 2/5, बार से वैल्यू बाहर आएगी पॉजिटिव, तो +3/10 हो जाएगा हमारे पास ये. अब इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो 10 एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास. तो ये सोल्व करेंगे 4 + 3. इट मीन्स यहाँ आ जाएगा 7 अपॉन 10. और यहाँ क्या आएगा? 4 - 1 क्या हो जाएगा हमारे पास? 1 अपॉन 10. तो वैल्यू 1 अपॉन 10 है और यहाँ हमारे पास 7 अपॉन 10 है. इट मीन्स 1 अपॉन 10 इज लेस देन 7 अपॉन 10. तो ये हमारा वेरीफाई हो गया है कि मोर बार a प्लस b इज लेस देन बार ऑफ a प्लस बार ऑफ b से. Now next question number 7, write two rational number between -3 and 2. हमें 2 रैशनल नंबर राइट करने हैं -3 और 2 के बीच में. तो रैशनल नंबर क्या हो जाएंगे? -3 के बाद -2 -1 0 1. तो मैंने 4 आपको बता दिया. हमें सिर्फ 2 लिखने थे, इनमें से कोई भी 2 लिख सकते हैं. -1 -2 -1 0 1 2. -3 और 2 के बीच में हमारे ये रैशनल नंबर्स लाई करते हैं. इनमें से आप कोई भी 2 रैशनल नंबर राइट कर सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राइट 5 रैशनल नंबर बिटवीन -6/11 एंड 1 अपॉन
22। अब देखो यहाँ पे क्या है कि यहाँ हमारा डिनोमिनेटर 11 और यहाँ हमारा डिनोमिनेटर 22 है, तो दोनों को हमें सेम करना होगा। तो माइनस का 6/11, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं 2/2 से, तो क्या आ जाएगा माइनस का 12/22, और यहाँ क्या हमारे राइट में 1/22। तो अब इन दोनों के बीच में हम कोई भी 5 रैशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। बहुत सारे रैशनल नंबर होते हैं, 2 रैशनल नंबर के बीच में बहुत से रैशनल नंबर होते हैं। तो क्या क्या हो सकते हैं इसके बीच में, -12, -11/22, -10/22, -9/22 और -8/22, -7/22। इस तरह से हम रैशनल नंबर इसमें राइट करेंगे। हमारे 5 रैशनल नंबर हो गए हैं। -1/22 के बीच में हमारे 5 रैशनल नंबर आ गए। जब हमारे पास डिनोमिनेटर सेम ना हो तो पहले हमें उन्हें सेम करना होता है, उसके बाद हमें रैशनल नंबर राइट करने होते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया। नाउ एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स एंड राइट द नेम ऑफ द प्रॉपर्टी। हमें इस ब्लैंक को फिल करना और प्रॉपर्टी का नेम भी बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे यूज की है। अब देखो क्वेश्चन क्या है, -17/18 + 16/19 इज इक्वल्स टू 16/19 प्लस डैश। अब हमें यहाँ क्या फिल करना चाहिए। अब हमें प्रॉपर्टी पता है, अगर मैं राइट करूं a + b इज इक्वल्स टू b + a, दोनों का सम सेम ही आएगा। तो इस प्रॉपर्टी को हम नाम देते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए, -17/18 आना चाहिए। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो गई हमारे पास। -143/200 प्लस डैश इज इक्वल्स टू -143/200 मीन्स कि क्या ऐड करूं कि मेरे पास यही आंसर आ जाए सेम। तो क्या ऐड करना चाहिए, हमें 0 ऐड करना चाहिए। अगर मैं इसमें 0 ऐड करती हूँ तो सेम आएगा हमारे पास नंबर -143/200। इस प्रॉपर्टी को हम नाम देते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। इसको हम बोलेंगे एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी, ये हमारी प्रॉपर्टी हो गई। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है a + b इज इक्वल्स टू b + a, और एडिटिव हो जाएगी हमारी a + 0 इज इक्वल्स टू a, कि हमें रिजल्ट में वापस वही मिलेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऐड करना। में इन रैशनल नंबर्स को मैं ऐड करना, -13/37 + 12/37 + 8/37 है। अब हम इन सबको ऐड करेंगे। अब हमने यहाँ पे ऑब्जर्व किया कि जो हमारा डिनोमिनेटर है सब में सेम है 37, तो एलसीएम भी क्या हो जाएगा इन सबका 37 हमारा एलसीएम आ जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, -13 + 12 + 8। अब हमने यहाँ पे देखा कि 12 और 8 दोनों हमारी पॉजिटिव वैल्यू और 13 हमारी नेगेटिव वैल्यू है। तो 12 + 8 कितना हो जाएगा 20, और 20 में से अगर हम 13 लेस करते हैं तो कितना आ जाएगा 7। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 7/37। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, -7/51 + 4/34 प्लस -6/17 है। अब देखो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो हम यहाँ पे सिंबल डायरेक्ट पुट कर देते हैं माइनस। अब हमने ऑब्जर्व किया 51, 34 और 17 डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो हमने इनका एलसीएम ले लिया। एलसीएम क्या आ गया हमारे पास 102 आ गया है। अब हम इस एलसीएम को सॉल्व कर लेते हैं। 51 से हम इसको डिवाइड करवाएंगे तो 51 2 जा होता है और 2 7 जा 14, माइनस का 14 आ जाएगा, प्लस 34 से करेंगे तो 34 3 जा होता है और 3 4 जा 12 आ जाएगा, माइनस। अब 17 से करेंगे तो 6 जा पे एंड 6 6 जा 36। अब हमने देखा कि 14 भी माइनस का और 36 भी माइनस का, तो इन दोनों को टोटल कर लेते हैं 14 और 36 को। 14 और 36 को हमने ऐड किया तो कितना आ जाएगा 50। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 50 प्लस 12/102 आ जाएगा। अब इसमें से माइनस कर दो, 50 में से 12 लेस कर देते हैं तो क्या आ जाएगा 38/102। अब 50 माइनस का है तो सिंबल भी किसका पुट करेंगे हम, माइनस का पुट करेंगे। तो अब हमने एक्सरसाइज 4.3 के हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट हो गया। ये हमारा थर्ड और ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन था। बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में रिवाइज करेंगे। आई होप आपको समझ आ गया अच्छे से। आप लोग अपनी रफ कॉपी में इस सबको करेंगे रिवाइज। थैंक यू। Welcome to our YouTube channel. This is for 7th class and our topic is the tense. Related to this, we completed with the two types of tenses. Now next is present perfect tense and present perfect continuous tense. Present perfect tense. Present perfect tense.
So students, for present perfect tense we are having a rule related to present perfect tense, and rule is subject plus has or have. According to the subject we are going to use has or have, then third form of the verb plus object. So students, according to the subject we are going to use has and have, and then third form of the verb, and then object. And the example is, I will tell you, I have to, I have gone to school. अब इसमें हमने यूज़ किया है सब्जेक्ट इज़ आई, हैव, गॉन, गो की जो थर्ड फॉर्म है वो है गॉन, टू स्कूल इज़ द ऑब्जेक्ट. सो स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू द अफर्मेटिव sentences, or you can say positive sentences, we are having the same rule according to this. In negative sentences, positive sentences and affirmative sentences are the same, means you have a same rule. Simple sentences you can say, but in negative sentences, your rule is, according to the negative sentences you have a rule related to this: subject plus has, have or has, plus not, plus third form of the verb, plus object. So according to this we are have a example. Example is the same, I have not. आप have के साथ क्या put कर देंगे? Not. I have not gone to school. This is the example related to negative. And now next is interrogative. Interrogative sentences are started with helping verbs. So helping verbs are, you can say that the rule is, according to the interrogative sentences you have the rule, you started with the helping verb, and helping verb is has or have. You started with the has or have, then subject plus third form of the verb plus object. You have to just make sure that you will start with the has or have, then subject, then first third form of the verb. Has or have आप किसके according put करेंगे? According to the subject, and at the end you will put question mark to ask the questions. So how you will ask the question? Have I gone to school? And at the end put question mark. So according to the question mark and started with a helping verb, we will easily identify the interrogative sentences of present perfect tense. So now second tense is present perfect continuous tense. Now I will tell you the rule of present perfect tense, and you have the rule is related to it is, कॉन्टीन्यूस में आप क्या यूज़ करते हैं? इज़, एम, आर, और परफेक्ट में आप यूज़ करते हैं हैज़ और हैव. सो easy to identify it is subject plus has or have plus been plus, you can put it here, been plus first form of the verb plus ing plus object plus since or for. So make sure that subject plus has or have plus been plus first form of the verb
देन ing, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ आप ing पुट करेंगे, देन ऑब्जेक्ट, देन प्लस सेंस और फॉर, एंड देन rest of the sentence. So according to this, I will tell you about the affirmative sentences. I will give you an example first. Now I will tell you about affirmative sentences. Affirmative sentences are the simple, or you can say positive. Affirmative sentences and positive sentences are the same, you know, everybody knows, and same rule is applied, which is applied earlier. Now negative sentences, how you are going to identify the negative sentences? By putting not. In negative sentences you are putting not, so rule is, according to the not, by putting not is, rule is subject plus has or have plus not plus been plus first form of the verb plus ing plus object. The same rule is applied which is earlier for present perfect continuous tense, but you are putting not in between to make it negative. In interrogative sentences, I told you, you will start with the helping verb. Helping verb you are going to start with, then object, subject, then has or have, यानी कि helping verb से आप start करेंगे. Has or have, you are going to start with subject, then same, been, first form of the verb ing, and then object. For this I will give an example. I have not, sorry, the example is I have been, wait, for this example is I have been not going to school. Okay, this is the sentence of affirmative, sorry, negative. If you are putting not, this is coming negative. If you are going to erase it, this is going to be affirmative. So for interrogative sentences, I will give you an example for interrogative sentences. Have I going, have I been going to, have I been going to school since Monday. By putting at the end question mark, you will get the answer of interrogative sentences. So students, I hope you understand these two points of your video. Thank you everyone. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रेनू मैम। तो आज हम कक्षा 7 का पार्ट 2 करेंगे, वर्ण व्यवस्था। तो सबसे पहले वर्ण व्यवस्था है, तो सबसे पहले हमें जानना है कि वर्ण क्या है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्णों के सहयोग से शब्द बनते हैं। वर्ण शब्द का प्रयोग ध्वनि या ध्वनि चिन्ह दोनों के लिए होता है। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो अब सबसे पहले हमने वर्ण के बारे में जाना। वर्ण क्या है? वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके खंड नहीं किए जा सकते, वह वर्ण कहलाती है। तो वर्ण किसे कह सकते हैं कि वह भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके हम और टुकड़े नहीं कर सकते और खंड नहीं कर सकते, वो वर्ण कहलाती है। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके और टुकड़े ना हो सके। तो ये जो भी बातें बोली गई हैं, सबका एक ही मतलब है कि वह भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके आप और खंड नहीं कर सकते, वो वर्ण है। यानी आप वर्णों के टुकड़े और उसको टुकड़े नहीं कर सकते हो, वो वर्ण है। जैसे कि ए, आ, ई, क, ख, ग, च। तो ये मतलब इस प्रकार से ये वर्ण, ये नहीं कि सिर्फ यही वर्ण, इस प्रकार से। जैसे ए को अगर आप और इसके खंड करोगे तो कुछ नहीं होगा। ऐसे ही देखिए,
कै के नीचे हलंत लगा हुआ है, यानी इसके अंदर ए नहीं है। तो ये वर्ण है कि भाषा की जो सबसे छोटी इकाई जिसके हम और टुकड़े नहीं कर सकते वो है आपके वर्ण। फिर है वर्णमाला। वर्णमाला क्या है? वर्णों का समूह वर्णमाला कहलाता है, कि वर्णों का जो समूह है उसे हम वर्णमाला कहते हैं। कि जिस प्रकार से माला होती है उसके अंदर मोती पिरोए होते हैं, वैसे ही वर्णों को हमने एक क्रम में रख रखा है, उस क्रम को ही वर्णमाला कहा जाता है। तो हिंदी वर्णमाला में स्वर और व्यंजन है, और जो हिंदी वर्णमाला है उसके अंदर स्वर और व्यंजन दोनों होते हैं। ये इस प्रकार से हैं, जैसे कि आपके कितने स्वर हैं हिंदी वर्णमाला में? 11। तो सबसे पहले हमारे हिंदी वर्णमाला में क्या आते हैं? 11 स्वर आते हैं। ये इस तरह से स्वर आते हैं: ए, आ, ई, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अह। ठीक है, ये आपके स्वर हैं। उसके बाद में है आपके व्यंजन। तो ये आपके व्यंजन हैं। व्यंजन के पहले तो देखो 5 वर्ग बने हुए हैं: कै वर्ग, चै वर्ग, टै वर्ग, तै वर्ग और पै वर्ग। और प्रत्येक में इनमें क्या है? 5-5 वर्ण है। इसी के साथ में जो टै वर्ग है उसमें डै और ढै, जिनके नीचे आपने देखी होगी बिंदी लगी हुई है। 2 हैं, एक तो जिनमें बिंदी नहीं लगी हुई, नीचे जिनमें लगी हुई है। तो ये 2 शब्द और इसके अंदर आते हैं। ठीक है, फिर है आपका य, रै, लै, वै, यानी अंतस्थ व्यंजन। श, श, है, ये है आपके ऊष्म व्यंजन। और छ, त्रै, ज्ञ और श्रय, ये आपके हैं संयुक्त व्यंजन। जो छ, त्रै, ज्ञ, श्रय संयुक्त व्यंजन है, क्योंकि ये 2-2 व्यंजनों से मिलकर बने हैं, पर सामान्य इन्हें वर्णमाला में स्थान दिया जाता है। कि ये हैं जो आपके, वैसे तो क्योंकि वर्ण क्या है कि जो सबसे छोटी इकाई है, तो वैसे तो ये 2 व्यंजनों से मिलकर बने हैं, लेकिन फिर भी इनको हम क्या करते हैं? हिंदी वर्णमाला में पढ़ते हैं। कुछ विदेशी आगत ध्वनियाँ भी वर्णमाला में शामिल की गई हैं, जिस प्रकार से ये जब हम किसी भी उसके व्यंजन के ऊपर लगाते हैं या स्वर के ऊपर लगाते हैं, तो हम इसका उच्चारण किसकी तरह करते हैं? ओ की तरह। एक होता है चंद्र बिंदु, जिसमें चंद्र और उसके ऊपर बिंदी होती है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ चंद्र होता है, तो इसका उच्चारण हम ओ की तरह करते हैं। फिर है जय और फै, यानी इनके नीचे जो बिंदी लगी हुई बेटा, इसको बोलते हैं नुक्ता। इसको बोलते हैं नुक्ता। ये उर्दू फारसी के जो शब्द होते हैं उनमें प्रयोग होते हैं। आगे है, अब हम स्वर पढ़ते हैं कि हिंदी जो वर्णमाला है उसके अंदर सबसे पहला है स्वर। तो स्वर के बारे में पढ़ते हैं। स्वर क्या है? जिन वर्णों के उच्चारण में मुंह की वायु बिना किसी रुकावट के बाहर निकले। कि जब हम बोलते हैं तो मुंह की वायु बिना किसी भी रुकावट के बाहर निकलती है, तो उन्हें स्वर कहते हैं। या फिर स्वर की जो परिभाषा है वो कि जिन वर्णों के उच्चारण में हमें अन्य वर्ण की सहायता ना लेनी पड़े, वो स्वर कहलाते हैं। ये स्वर हैं, आपने पढ़े थे। अब इसमें अंग और अह क्या है? आपके अयोगवा होते हैं। स्वर के भेद, स्वर हैं उसके 2 भेद होते हैं: ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर क्या है? जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय यानी 1 मात्रा का समय लगता है, उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। तो ह्रस्व स्वर क्या होते हैं बेटा? जिनमें बोलते समय हमें कम समय लगता है, वो ह्रस्व स्वर हैं। ये आपके 4 हैं: ए, छोटी ई, छोटा ऊ और री। इनमें मूल स्वर भी कहते हैं और इन्हीं को मूल स्वर भी कहते हैं। फिर है दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना यानी 2 मात्राओं का समय लगता है, उन्हें कहते हैं हम दीर्घ स्वर। ये हैं आपके आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। ये कितने हैं? 7। तो ह्रस्व स्वर हैं आपके 4 और दीर्घ स्वर हैं 7 यानी 11। आगे अयोगवा। हिंदी में उपयुक्त 11 स्वरों के अतिरिक्त 2 वर्ण और भी हैं। वो कौन कौन से? एक तो अंग और एक है अह। तो अंग है, इसको तो बोलते हैं अनुस्वार, जो पर बिंदी लगी होती है। और जिसके अह यानी कि पीछे 2 बिंदियां हैं, उसको कहते हैं विसर्ग। और इसका उच्चारण होता है के जैसे अह। तो किसी के जैसे हम प्रातः के पीछे बिंदी लगी होती है, हम बोलते हैं ना प्रातः, तो इसका उच्चारण है के जैसे होता है। और जो अनुस्वार है उसका न की। ये दोनों स्वरों के बाद आते हैं, इन्हें अयोगवा कहा जाता है। वस्तुतः ये स्वर नहीं है, परंतु अन्य स्वरों की भांति इनकी मात्राएं लगती हैं, अतः इन्हें भी स्वरों के अंत में गिन लिया जाता है। अब है अनुनासिक। जो चंद्र बिंदु होता है बेटा, उसको बोलते हैं हम अनुनासिक। चंद्र बिंदु को क्या बोलते हैं? अनुनासिक। जो स्वर मुख और नाक दोनों से बोले जाते हैं, वे कहलाते हैं अनुनासिक। तो आपका जो अनुस्वार है उसका उच्चारण सिर्फ नाक से होता है, और जो अनुनासिक है उसका उच्चारण नाक और मुख दोनों से होता है। जिस प्रकार से देखो यहाँ पर दांत,
चांद, अंगूठा आदि। ठीक है। अब है ये स्वरों की मात्राएं हैं, कुछ स्वरों की मात्राएं, सभी स्वरों की मात्राएं हैं, ये मात्रा आप देख लो सभी। ठीक है। अब इसके बाद में है व्यंजन। व्यंजन क्या है? जिन वर्णों या ध्वनियों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है, कि जिन वर्णों या ध्वनियों के उच्चारण में हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ी वो कहलाते हैं आपके व्यंजन। व्यंजनों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं होता, क्योंकि प्रत्येक व्यंजन का उच्चारण हम स्वर के साथ में ही करते हैं, उसके बिना उनका उच्चारण नहीं होता। व्यंजन के भेद, व्यंजन के कितने भेद है? तो व्यंजन है वो आपके 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। अभी हमने जो वर्णमाला थी उसमें देखे थे, जो मैंने आपको पहले वाले 5 वर्ग बताए थे, कै वर्ग, चै वर्ग, टै वर्ग, तै वर्ग और पै वर्ग, वो तो आते हैं आपके स्पर्श व्यंजन में। अंतस्थ व्यंजन आपके य, रै, लै, वै और ऊष्म व्यंजन तीनों से और है। तो ये आपके भेद हैं, स्वर के भेद। स्पर्श व्यंजन, इनकी परिभाषा है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु कर्ण से निकलकर मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। जैसे नाम ही है इसका स्पर्श, तो स्पर्श व्यंजन में क्या होगा कि जब आप व्यंजनों का उच्चारण करोगे तो जब आपके कंठ से जो वायु निकलती है वो मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करते हुए निकलती है, और वो जिस भाग को स्पर्श करते हुए निकलती है उसी के आधार पर हम क्या कर देते हैं, उसका नाम रख देते हैं कि ये कौन सा वर्ग है, वो किसका है। जैसे जो कै वर्ग है वो कंठ है, उसका उच्चारण स्थान। चै वर्ग है उसका तालु, टै वर्ग है उसका मूर्धा, तै वर्ग का दंत और पै वर्ग का ओष्ठ। फिर है आपका अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्या है? अंत यानी कि मध्य या बीच, स्थिर यानी स्थित। इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीवा मुख के किसी भाग का स्पर्श नहीं करती। जब इनका उच्चारण करते हैं तो जीभ है जो हमारी, वो मुख के किसी भी भाग का स्पर्श नहीं करती। इन व्यंजनों का उच्चारण स्वर और व्यंजन के मध्य सा होता है। ये हैं 4 आपके, य, रै, लै, व। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म यानी गर्म। इन व्यंजनों के उच्चारण के समय वायु मुंह में टकराकर ऊष्मा यानी गर्मी उत्पन्न करती है। ये हैं 4, स है। फिर है आपके संयुक्त व्यंजन। व्यंजनों को देखो बेटा, मुख्य 3 ही भेद हैं। कौन कौन से? स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। इसके बाद में जो आपके संयुक्त व्यंजन हैं वो अलग से आते हैं कि 2 भिन्न व्यंजनों के परस्पर संयोग से को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इन्हें हिंदी वर्णमाला में इनको 4 संयुक्त व्यंजन हैं, श, त्र, ज्ञ और श्र। तो ये जो श है ये कै और स से मिलकर बना है, त्र, तै और रै से, ज्ञ, ज और न से, श्र, श और द से। द्वित व्यंजन, 2 समान व्यंजन मिलकर द्वित व्यंजन बनाते हैं। संयुक्त व्यंजन में 2 अलग अलग व्यंजन होते हैं और द्वित व्यंजन में 2 समान व्यंजन होते हैं, एक आधा एक पूरा। जैसे पक, पक्का, थक्का, चक्कर, छज्जा, झज्जर, सज्जन, सच्चा, बच्चा, खच्चर। ये इस प्रकार से द्वित व्यंजन होते हैं, यानी 2 समान व्यंजनों से मिलकर जो बनते हैं वो है आपके द्वित व्यंजन। आगे है अब हमारे उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के भेद। अब उच्चारण के आधार पर भी व्यंजनों के भेद किए गए हैं। वो किस प्रकार से हैं? उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के 2 भेद किए गए हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। जिस प्रकार से हमने स्वर और व्यंजन देखे थे ना, स्वर में थे आपके हास्य स्वर और दीर्घ स्वर, वैसे ही उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के भी भेद कर दिए, यानी कम समय लगी, अल्प प्राण, महास प्राण। तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में फेफड़ों से निकलने वाली वायु कम मात्रा में निकलती है उन्हें कहते हैं हम अल्प प्राण, और इसके अंदर प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण तथा अंतस्थ व्यंजन इसके अंतर्गत आते हैं। महाप्राण, जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास वायु अधिक मात्रा में और अधिक वेग के साथ निकलती है, ये होते हैं आपके महाप्राण, और इसके अंदर आएगा प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा तथा ऊष्म व्यंजन इसके अंदर आते हैं। अब आज के लिए इतना ही, बाकी कल करेंगे। तो बेटा इसकी जो प्रश्न उत्तर हैं वो प्रश्न उत्तर आप खुद से कर सकते हो कि वर्ण से आप क्या समझते हैं, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, स्वर किसे कहते हैं, स्वर के कितने भेद हैं, व्यंजन किसे कहते हैं, व्यंजन कितने प्रकार के हैं, अल्प प्राण, महाप्राण में अंतर स्पष्ट और अनुस्वार और अनुनासिक में उदाहरण अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आपको ये सभी प्रश्न नोटबुक में नोट करने हैं अपने आप। थैंक यू। A very pleasant morning to all my dear student of class 7th.
This is Vinita ma'am, teaching in MLP International School, Rajpura. Welcome you to our YouTube channel of online classes. Student, in this video we will do the chapter 4th, heat and temperature. Student, I have told you, as you know, that we have read the content of this chapter, that is heat and temperature. इसमें heat क्या होती है, transfer कैसे होती है, and what are the thermoflask, thermometers, measurements and so many more things. Now we are going to do the revision of the short question answer. So firstly we will do the short questions. The first question is short type answers questions. The first is write any three difference between the heat and thermometer. Student, you have to differentiate between heat and temperature. Okay, the heat, it is a form of energy. Heat जो होती है स्टूडेंट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है, एंड टेम्परेचर जो होती है डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी. किसी भी ऑब्जेक्ट का जो टेम्परेचर होता है जब हम मेजर करते हैं तो उसमें को डिग्री में शो करते हैं, दैट इज़ द टेम्परेचर. तापमान जिसे हम बोलते हैं. हीट जो होती है वो गर्मी, इट इज़ अ काइंड ऑफ एनर्जी. इट इज़ अ कॉज ऑफ टेम्परेचर. ये टेम्परेचर के राइज होने का एंड लो होने का एक कारण होता है. बिना इसके हीट के टेम्परेचर राइज नहीं होगा. इट इज़ द इफेक्ट ऑफ हीट. और ये हीट का इफेक्ट होता है, मीन्स जो हीट का इफेक्ट प्रभाव हम किस तरीके से कह सकते हैं कि हाँ हीट राइज हुआ है या लो हुआ है. सो दिस इज कैन बी मेजर्ड बाय द टेम्परेचर. इट इज़ मेजर्ड इन जूल और कैलोरीज. ये जूल एंड कैलोरीज में मेजर होता है. इट इज़ मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट और कैल्विन वगैरह. ओके स्टूडेंट, सो now the next question is state two applications of conductions. कंडक्शंस की टू एप्लीकेशन बतानी है. कंडक्शन मीन्स कोई भी चीज़ कंडक्ट कैसे हो रही है, ट्रांसफर कैसे हो रही है. हीट फ्रॉम अ हॉट लिक्विड मेक्स द कप इटसेल्फ हॉट. क्या होता है स्टूडेंट, कोई भी हॉट लिक्विड होता है. ओके, हॉट लिक्विड जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट में रखा हुआ है, तो लाइक कप में रखा हुआ है, उस लिक्विड हॉट होता है, कप हॉट नहीं होता है, बट लिक्विड से वो कप में ट्रांसफर हो जाता है. अ कोल्ड मेटल स्पून डिप्ड इन कप हॉट कप ऑफ टी गेट हीटेड. अगर हमने किसी भी मेटल के स्पून को डिप किया हुआ है हॉट कप में तो वो ट्रांसफर हो जाती है उस स्पून तक. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड इज कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू 37 डिग्री सेल्सियस इनटू फ़ारेनहाइट. फ़ारेनहाइट में हमें कन्वर्ट करना है. We know that the formula of the Fahrenheit is 9/5 degree Celsius plus 32. This is the formula. We have to put that 37 degree Celsius into this formula. Okay, 9/5 multiply by 37 plus 32. Firstly we will solve this. Okay, 5 से हमने इसको डिवाइड किया. 5 6 जा 30 और 5 7 जा 35. सॉरी, 5 7 जा 35 एंड 0.1 आ जाएगा 2. 5 2 जा 10. So here we get 7.2. After that हमने इसको क्या किया, now we will multiply 7.2 by 9 and then plus 32. We will get the answer, that is 98.6. Hence the temperature is 98.6 degree in Fahrenheit. Like that same the next question is here. ये भी आपको फ़ारेनहाइट पे मेंशन किया है. You have to convert it into the Celsius and the formula of the Celsius is 5/9 F minus 32. Now 5/9 we have to put the 40 in this. Okay, F की जगह हमने इसे मेंशन करना है. Then we have written it as usual. Now we will, आपको पता है स्टूडेंट माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाते हैं. द साइन जो होता है स्टूडेंट वो ग्रेटर नंबर का लगता है. सो हेयर वी गेट minus 72. Okay, and now we will multiply this with that number and डिवाइड करेंगे. 9 8 जा 72 एंड 8 5 जा 40. सो वी गेट हेयर -40. टेम्परेचर -40 डिग्री फ़ारेनहाइट इन -40 इन सेल्सियस ऑल्सो. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई इज मर्करी यूज इन क्लिनिकल थर्मोमीटर. मर्करी को क्लिनिकल थर्मोमीटर में क्यों यूज़ किया जाता है. इट इज़ यूज इन थर्मोमीटर बिकॉज इट हैज़ कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन. क्योंकि इसके पास एक्सपेंशन के लिए कोफिशिएंट होता है. मीन्स ये एक्सपेंड हो सकता है, फैलता है, मतलब लो होता है, राइज हो सकता है. सो दिस इज द रीज़न वाई वी यूज द मर्करी इन क्लिनिकल थर्मोमीटर. नेक्स्ट इज हाउ डू डार्क कलर्ड क्लॉथ्स कीप अस वार्म इन विंटर. डार्क कलर क्लॉथ जो होते हैं स्टूडेंट हमें विंटर में गर्म क्यों रखते हैं. बिकॉज दे एब्जॉर्व मोस्ट ऑफ द रेडियंट ऑफ द सन एंड कीप अस वार्म. बिकॉज क्या होता है, ये मोस्ट ऑफ द रेडियंट्स को एब्जॉर्व करते हैं एंड हमें वार्म रखते हैं. ओके, सो दिस इज द रीजन. नाउ मूव टू द क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर. दैट इज द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. व्हाट डू यू मीन बाय टेम्परेचर स्केल एंड
डिस्क्राइब सेल्सियस स्केल, टेम्परेचर स्केल क्या होता है, सेल्सियस स्केल उसमें से डिफाइन करना है. देन टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड इन आइदर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट और केल्विन स्केल. या तो सेल्सियस में मेजर किया जाता है या फ़ारेनहाइट में या फिर केल्विन स्केल में. सेल्सियस स्केल इज डेवलप्ड बाय एंडेस सेल्सियस. एंडेस सेल्सियस ने सेल्सियस स्केल को डिस्कवर्ड किया था, डेवलप किया था. सो इसी वजह से उसको सेल्सियस स्केल बोला जाता है. एंड जो टेम्परेचर मेजर किया जाता है वो डिग्री सेल्सियस में मेंशन किया जाता है. फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वाटर का, दैट इज द 0 डिग्री सेल्सियस एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज, here we have long questions. The question number 2 is, describe an experiment to show the formation of convection current in a liquid. Okay student, in this we have to do an activity. So student, this is an activity that shows the transfer of heat by convection. Okay, this is the round bottom flask हमें लेना है, cold water, potassium permanganate. और उसके बाद आप इसे रीड कर सकते हो स्टूडेंट. दिस इज़ नॉट अ वेरी टफ एन एक्टिविटी. ओके, इसमें हमें क्या करना है, पोटेशियम परमैग्नेट को हमने इसमें डाला. जब हम इस फ्लास्क को गर्म करेंगे तो ये क्या होगा, जो पोटेशियम परमैग्नेट है वो इस तरीके से आप देख सकते हैं ये मूवमेंट होने लगेगा. तो कलर जो है वो फैलने लगेगा क्योंकि पोटेशियम परमैग्नेट है. तो सो ये स्टूडेंट, ये क्या होगा, कलर इसका फैलने लगेगा. हम देन देख सकते हैं कि हीट यहाँ से राइज होकर के ये अप जा रही है और कोल्ड वाटर डाउन में आ रहा है. सो इसलिए ये इस तरीके से मिक्स होता चला जाएगा. ओके, द एक्सपेरिमेंट शोज दैट इन लिक्विड हीट इज ट्रांसफर बाय द कन्वेक्शन. थ्रू दिस वी कैन से दैट द लिक्विड में हीट किस तरीके से ट्रांसफर होती है. इट्स नॉट अ वेरी टफ एक्टिविटी. देखिए ऑब्जर्वेशन में शो किया है, पर्पल कलर सॉल्यूशन राइजेस होगा प्लेस से एंड अ बिट धीरे धीरे वो मूव डाउन होता हुआ जाएगा बीकर में. इस तरीके से वो पूरा कलरफुल हो जाएगा. ओके, सो दिस सेज दैट हीट इज ट्रांसफर बाय द कन्वेक्शन. Now the question number 4 is, how are land breeze and sea breeze produced? सी स्टूडेंट, देखिए लैंड ब्रीज और सी ब्रीज किस तरीके से ऑकर होती है. ड्यूरिंग द डे द एयर लैंड बिकम्स हॉटर एंड राइजेज अप. जो एयर होती है लैंड के ऊपर वो गर्म हो जाती है और ऊपर उठने लगती है. और जो कूलर एयर होती है वो स्टूडेंट नीचे आ जाती है. एंड इट टेक प्लेस द हॉट एयर टेक प्लेस द कूलर एयर. ओके, दिस गिव राइज टू सी ब्रीज. इस तरीके से सी ब्रीज होती है इन समटाइम इन आफ्टरनून. आप देख सकते हैं उसको, विच कूल्स दैट लैंड, जो फिर वो ठंडा कर देती है उस प्लेस को. नाउ सी हाउ द लैंड ब्रीज ऑकर. एट नाइट लैंड कूल्स डाउन मच. लैंड क्या हो जाता है स्टूडेंट, कूल हो जाता है फास्टर देन सी. समुद्र से ज़्यादा जल्दी कूलर हो जाता है. एंड द कूलर एयर ओवर द लैंड मूव्स इन टू टेक प्लेस ऑफ वार्मर एयर. तो जब वो सी ठंडा हो जाता है और कूलर एयर जो लैंड के ऊपर होती है वो मूव होने लगती है. स्टूडेंट, ऑलवेज क्या होता है, जो हॉटर एयर होती है वो मूव्स अप होती है एंड कूलर एयर उसकी प्लेस ले लेती है. सो इसी तरीके से वार्मर एयर ऊपर चली जाती है सी के ऊपर एंड विच राइजेस, ऊपर उठने लगती है. सो इस तरीके से लैंड ब्रीज ऑकर होती है. Now here is question number 3. With the help of a neat and level diagram, explain the working of the laboratory thermometer. आपको explain करना है. Firstly we will वर्किंग हम देख लेते हैं. आफ्टर दैट वी विल सी द डायग्राम. लेबोरेटरी थर्मोमीटर जो होता है स्टूडेंट, इट इज़ अ टूल दैट यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ हाई एक्यूरेसी. उसमें एक्यूरेसी जो होती है वो बहुत ही क्लियर होती है. उसमें मतलब ज़्यादा मतलब गलत मेजरमेंट नहीं मिलता है हमें, रॉन्ग मेजरमेंट नहीं. इट कैन पार्शियली और फुली इमर्स्ड इन सब्सटेंस. वो पार्शियली और फुली दोनों तरीके से इमर्ज हो सकती है. बिकॉज मर्करी एक्सपैंड एज थर्मोमीटर टेम्परेचर इंक्रीज. मर्करी जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होता है वैसे एक्सपैंड होने लगती है और रेजिंग और स्लोली वो रीडिंग को राइज कर देती है. तो जहाँ पे वो नंबर मेंशन होते हैं उस तरीके से वहाँ तक चली जाती है जितना टेम्परेचर होगा वहाँ तक. वाइल डिक्रीज इन टेम्परेचर कॉन्ट्रैक्ट. जैसे ही टेम्परेचर डाउन में आने लगेगा मर्करी अपने आप सिकुड़ती हुई चली जाती है. सो इस तरीके से थ्रू दिस वी कैन रीड द about the laboratory thermometer. So have a look on the diagram. See student, this is your laboratory thermometer. These all are the readings that are mentioned. Okay, now the fifth question is about the working of the thermoflask. thermoflask किस तरीके से वर्क करता है. वैक्यूम फ्लास्क होता है स्टूडेंट, उसमें क्या होता है, अलाउ ट्रांसफ़र मतलब नहीं करता, हीट को ट्रांसफ़र नहीं करता, ना तो कन्वेक्शन से, ना रेडिएशन से, ना कंडक्शन से. ओके, सिल्वर कोटिंग ऑन इनर बॉटल. जो बॉटल होती है उसके अंदर साइड में कोटिंग होती है सिल्वर की, बिकॉज दैट प्रिवेंट द ट्रांसफ़र ऑफ हीट, जिससे कि वो हीट ट्रांसफर
प्रिवेंट होती है बाय रेडिएशन। अगर रेडिएशन के थ्रू हीट ट्रांसफर हो रहा है तो सिल्वर कोटिंग उसको प्रिवेंट करता है। एंड वैक्यूम बिटवीन इट्स डबल वॉल, और उसके दो वॉल डबल वॉल लेयर्ड वॉल होती है तो उसके बीच में जो स्पेस होता है वो प्रिवेंट करता है कन्वेक्शन के थ्रू कोई भी मतलब उसमें से हीट ट्रांसफर ना हो। और जो थिननेस ऑफ ग्लास वॉल स्टॉप हीटिंग एंटरिंग और लीविंग द फ्लास्क बाय कंडक्शन। और अगर कंडक्शन के थ्रू उसमें हीट ट्रांसफर हो रही है तो वो प्रिवेंट कौन करता है, जो उसकी ग्लास की थिननेस है, यानी जो पतला सा ग्लास उसमें लगा होता है। सो नाउ स्टूडेंट हैव अ लुक ऑन द थर्मोफ्लास्क। सी स्टूडेंट, दिस इज द डायग्राम ऑफ वैक्यूम थर्मोफ्लास्क। सो स्टूडेंट हैव अ लुक ऑन दिस वैक्यूम फ्लास्क। ये इस तरीके से होता है। आप यहाँ पे इसमें गैपिंग देख सकते हैं जो कन्वेक्शन को प्रिवेंट करता है। ये इसकी सिल्वर कलर की कोटिंग है जो कि आप रेडिएशंस को बचाता है। एंड इसका जो थिननेस है, ग्लास की पतलापन है, उसकी वजह से ये कंडक्शन को प्रिवेंट करता है। सो दिस इज द डायग्राम। यू हैव टू ड्रॉ, यू हैव टू लर्न ऑल द कंटेंट ऑफ दिस वीडियो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। गुड बाय। Students, welcome to our online classes. This is for class 7th. In previous class we complete our short and long question answer of 3rd chapter, and today we start our 4th chapter named atmosphere. The exercise of this chapter we complete in previous class, and today we do short and long question answer of this chapter. Let we start our today's class. First question is name the layers of the earth. कि अर्थ की लेयर्स कौन कौन सी हैं, उनके नाम बताइए। फर्स्ट ट्रोपोस्फेयर, सेकंड स्ट्रेटोस्फेयर, थर्ड मीसोस्फेयर, फोर्थ थर्मोस्फेयर, फिफ्थ एक्सोस्फेयर। दिस इज द डायग्राम ऑफ layers of the earth. This is earth and these are the layers of the atmosphere: troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere and exosphere. Now we do our second question. What is an atmosphere? कि वातावरण या environment या atmosphere क्या होता है? The envelope of air around the earth is called atmosphere. कि एयर का जो एक एनवेलप होता है हमारी एटमॉस्फेयर के चारों तरफ, उसी को क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर कहते हैं। एयर का जो एनवेलप होता है उसको एटमॉस्फेयर कहते हैं। इट इज मिक्सचर ऑफ गैसेस, वाटर वेपर्स एंड डस्ट पार्टिकल्स। और ये किस किस चीज का मिक्सर होता है? वाटर का, वाटर वेपर्स का, गैसेस का और डस्ट पार्टिकल्स का। आप जब अंधेरे कमरे में एक कोई रोशनी की एक छोटी सी किरण आ रही होती है तो आप उसके अंदर देखते हो कि उसके अंदर बहुत सारे धूल के कण हमें इधर से उधर घूमते हुए दिखते हैं, तो वो क्या होते हैं? डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। आवर थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट डज द आयनोस्फेयर कंटेन? कि आयनोस्फेयर जो है वो क्या कंटेन करती है? ठीक है, आयनोस्फेयर जो हमारी थर्मोस्फेयर है ना, उसी का नाम है आयनोस्फेयर। आंसर इज द आयनोस्फेयर कंटेन्स इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल कॉल्ड आयंस। कि इसके अंदर क्या होते हैं? कि इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, तो उनको क्या बोलते हैं? आयंस बोलते हैं। उन पार्टिकल्स का क्या नाम है? आयंस। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द एटमॉस्फेयर कंटेन? कि एटमॉस्फेयर क्या कंटेन करता है? द एटमॉस्फेयर कंटेन डिफरेंट गैसेस। कि एटमॉस्फेयर के अंदर विभिन्न गैसें होती हैं, लाइक हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। वाटर वेपर्स होते हैं, पानी के वाष्प होता है, और डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, धूल के कण होते हैं। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द गैसेस प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। की एटमॉस्फेयर के अंदर कौन कौन सी गैसें प्रेजेंट होती हैं? नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, ऑर्गन 0.9%, अदर गैसेस 0.03%। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी लेयर्स डज द एटमॉस्फेयर हैव? कि एटमॉस्फेयर की कितनी लेयर्स हैं? अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में ही डायग्राम में किया था कि नेम द लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो कितनी लेयर्स थी? 5 मेन लेयर्स। वैसे तो कई सारी हैं, लेकिन जो मेन है वो कितनी कौन सी है? 5 हैं। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीसोस्फेयर, थर्मो या आइनोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। नाउ वी डू द लॉन्ग क्वेश्चन आंसर ऑफ this chapter. Our first question is
राइट ए नोट ऑन द कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, कि एटमॉस्फेयर कैसे बना है, उसका क्या कंपोजिशन है, उसके अंदर क्या क्या मिलता है, तो उसके बारे में हमें बताना है। द कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, कि एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन है, द एटमॉस्फेयर इज ए मिक्सचर ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स, कि विभिन्न तत्वों से मिलके एटमॉस्फेयर बनाए। फर्स्ट क्या है, गैसेस, गैसेस में नाइट्रोजन 78 एंड ऑक्सीजन 21 आर टू मेन गैसेस, कि ये दो मेन गैसेस हैं, मुख्य गैसेस हैं। दीज गैसेस आर नेसेसरी टू सस्टेन लाइफ, और ये दो जो गैसें हैं वो जीवन जीने के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी हैं। सेकेंड इज अदर कॉम्पोनेंट आर वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल्स, और जो कॉम्पोनेंट है और जो तत्व हैं वो क्या है, वाटर वेपर है, डस्ट पार्टिकल है। ट्रेसेस ऑफ अदर गैसेस लाइक CO2, हीलियम एंड हाइड्रोजन एक्सेट्रा, और क्या है कि जो अदर गैसेस हैं जैसे CO2 है, हीलियम है, हाइड्रोजन है, तो ये गैसें भी हमारे जो एटमॉस्फेयर में पाई जाती हैं। तो ये सारा कंपोजिशन है किसका, एटमॉस्फेयर का। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट ए नोट ऑन मीसोस्फेयर, कि मीसोस्फेयर के ऊपर एक नोट लिखो। इट मीसोस्फेयर इज नॉन एज मिडिल लेयर, मीसोस्फेयर थर्ड नंबर पे आती है, 5 है, थर्ड पे आती है तो मिडिल लेयर है। सेकेंड, इट लाइज अबाउ द स्ट्रेटोस्फेयर, ये स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर लाई करती है। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द मीसोपोज टू अबाउट 80 किलोमीटर अबाउ द सरफेस ऑफ द अर्थ, और ये एक्सटेंड होती है मतलब खत्म होती है किसके ऊपर, मीसोपोज के ऊपर, जो अर्थ सरफेस से 80 किलोमीटर ऊपर है। कितना किलोमीटर ऊपर है, 80 किलोमीटर, ठीक है। मीट्रियोइड्स आर बर्न इन दिस लेयर बाय फ्रिक्शन, और घर्षण के कारण इसके अंदर जो मीट्रियोइड्स होते हैं वो जलते हैं। दिस लेयर एक्ट एज प्रोटेक्टिव लेयर, और ये लेयर कैसे, क्योंकि इसके अंदर जो मीट्रियोइड्स ऊपर से आते हैं अगर वो अर्थ के ऊपर आ जाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा तबाही मचाएंगे, तो वो क्या होते हैं, वो इसी लेयर के अंदर घर्षण के कारण बर्न हो जाते हैं। तो ये क्या है, एक प्रोटेक्टिव लेयर है, मतलब अपने अर्थ को, हमारे अर्थ को ये क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट ए नोट ऑन स्ट्रेटोस्फेयर, कि स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर हमें एक नोट लिखना है। अब स्ट्रेटोस्फेयर लाइज अबाउट द ट्रोपोस्फेयर, कि स्ट्रेटोस्फेयर ट्रोपोस्फेयर के ऊपर लाई करती है, सेकेंड लेयर है ये अर्थ से। ए हाइट इज अबाउट 50 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस से इसकी हाइट कितनी है, 50 किलोमीटर। दिस लेयर कंटेन द ओजोन लेयर, ओजोन लेयर सेव द अर्थ फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, कि ये क्या है कि ओजोन लेयर, इस लेयर के अंदर कौन सी लेयर है, ओजोन लेयर है, और ओजोन लेयर क्या करती है, हमारी अर्थ को जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आती हैं जिनसे कैंसर का खतरा, मोतियाबिंद का खतरा ज़्यादा रहता है, तो उसको ये रोकती है। फोर्थ इज स्ट्रेटोपोज सेपरेट स्ट्रेटोस्फेयर फ्रॉम मीसोस्फेयर, और जो स्ट्रेटोपोज है वो सेपरेट करता है स्ट्रेटोस्फेयर को मीसोस्फेयर से। फिफ्थ इज इट इज सेफ एंड क्वाइट जोन टू फ्लाइज एयरक्राफ्ट्स, और ये सेफ और शांत है, मतलब जो एयरवेज को उड़ने के लिए शांत और सेफ जो एनवायरनमेंट चाहिए वो इसी लेयर में है, इसीलिए एयरक्राफ्ट स्ट्रेटोस्फेयर में ही उड़ते हैं। आवर फोर्थ क्वेश्चन इज राइट ए नोट ऑन ट्रोपोस्फेयर, कि अब हमें ट्रोपोस्फेयर के ऊपर एक नोट लिखना है। फर्स्ट इज ट्रोपोस्फेयर इज द लोवेस्ट लेयर एंड इट प्रेजेंट जस्ट अबव द अर्थ सरफेस, कि जो ट्रोपोस्फेयर है वो सबसे लोवेस्ट लेयर है और वो कहाँ प्रेजेंट है, वो जस्ट अबव द अर्थ सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है। इट्स हाइट इज अबाउट 13 किलोमीटर एट इक्वेटर एंड 8 किलोमीटर एट पोल्स, और इसकी हाइट इक्वेटर के ऊपर तो 13 किलोमीटर है और पोल्स के ऊपर 8 किलोमीटर, क्योंकि जो इक्वेटर है वो तो फ्लैट सरफेस एरिया है और जो पोल्स हैं वो राउंड शेप में है। ऑल काइंड्स ऑफ वेदर चेंजेस लाइक रेन, स्नो, हेल ऑक्योर इन दिस लेयर, और सभी प्रकार के जो वेदर के अंदर, मौसम के अंदर जो परिवर्तन होते हैं, जैसे बारिश है, बर्फ है, ओले हैं, वो इसी लेयर के अंदर होते हैं। ट्रोपोपोज सेपरेट ट्रोपोस्फेयर फ्रॉम स्ट्रेटोस्फेयर, और जो ट्रोपोपोज है वो सेपरेट करती है ट्रोपोस्फेयर को स्ट्रेटोस्फेयर से। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट ए नोट ऑन आइनोस्फेयर, आइनोस्फेयर के ऊपर अब एक नोट लिखना है।
आइनोस्फेयर इज द अदर नेम ऑफ थर्मोस्फेयर, की आइनोस्फेयर थर्मोस्फेयर लेयर का दूसरा नाम है. इट लाइज अबव द मीसोस्फेयर, और ये कहाँ लाई करता है, मीसोस्फेयर के ऊपर लाई करता है. हाइट ऑफ दिस लेयर इज अबाउट 450 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस, और इसकी हाइट क्या है, 450 किलोमीटर है अर्थ सरफेस से. ठीक है, क्योंकि ये फोर्थ लेयर है. दिस लेयर कंटेन इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल कॉल्ड आयंस, और ये लेयर क्या कंटेन करती है, इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल कंटेन करती है जिनको आयंस बोलते हैं. नाउ वी सी द डायग्राम ऑफ लेयर्स ऑफ द अर्थ या एनवायरमेंट, एटमॉस्फेयर. बेटा ये सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर है, ठीक है, उसके बाद ये ट्रोपोपॉज है. ठीक है, ये क्या है, ट्रोपोस्फेयर लेयर है, ये ट्रोपोपॉज है. फिर स्ट्रेटोस्फेयर है ये लेयर, और ये स्ट्रेटोपॉज है. उसके बाद ये मीसोस्फेयर है, फिर ये मीसोपॉज है. उसके बाद ये थर्मोस्फेयर या आइनोस्फेयर है, और ये थर्मोपॉज है. और उसके बाद एक्सोस्फेयर लेयर है. जो अपनी ट्रोपोस्फेयर लेयर है वो 12 किलोमीटर तक है, जो अपनी स्ट्रेटोस्फेयर है वो 50 किलोमीटर तक, मीसोस्फेयर 85 किलोमीटर, थर्मोस्फेयर 690 किलोमीटर एंड एक्सोस्फेयर इज 1000 किलोमीटर. मतलब ये एक कैलकुलेशन है, अबाउट में है, ये एग्जैक्ट नहीं है, अबाउट में. कहीं पे ज़्यादा भी, जैसे इक्वेटर पे अभी हमने देखा था कि 13 किलोमीटर, और पोल्स पे 8 किलोमीटर, तो ऐसे ही कम ज़्यादा होती रहती है. लेकिन इनका ये अबाउट कैलकुलेशन है, अबाउट हाइट है ये इनकी. ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द layers of atmosphere and explanation of all layers very well. Revise this chapter very well for your exams. Thank you. Hello student, today's session I will tell you about subject GK class is 7th. A chapter name is Important Scientific Instrument and chapter is 11. Here some scientific instruments are given. You have to identify the name of that instrument. First one is, this instrument is used in aircraft for measuring altitudes. Altitudes को measure करने के लिए यूज होता है. आंसर इज एलीमीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिस इज इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर ऑब्जर्वेशन of minute object. It was invented by Berlin. बर्लियन ने इसको इन्वेंट किया था. आंसर इज माइक्रोस्कोप. ओके, नेक्स्ट वन इज, इट इज ए साउंड मैग्नीफाइंग इंस्ट्रूमेंट यूज्ड बाय डॉक्टर्स फॉर लिसनिंग द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय द हार्ट एंड लंग्स. ये जो इंस्ट्रूमेंट है डॉक्टर के थ्रू यूज किया जाता है. जो साउंड होती है हार्ट बीट को चेक करने के लिए, दैट इज सिस्थोस्कोप. ओके, दैट इज द पिक्चर ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट. ओके, नेक्स्ट वन इज, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर सीइंग डिस्टेंस ऑब्जेक्ट. इट वाज इन्वेंटेड बाय गैलीलियो. गैलीलियो नाम के जो इन्वेंटर है उन्होंने इसको इन्वेंट किया था, और ये जो दूर के ऑब्जेक्ट है उनको सीन करने के लिए यूज की जाती है. आंसर इज टेलीस्कोप. Next one is, it is a scale on the seismometer to measure the magnitude of earthquake. जो भूकंप के जो मैग्नीट्यूड है उसको मेजर करता है. आंसर इज रिचर स्केल. नेक्स्ट वन इज, इट इज एन इलेक्ट्रिकल apparatus which is used to convert high voltage to low voltage and vice versa. मीन्स लो को हाई में कन्वर्ट करता है और हाई को लो में. आंसर इज ट्रांसफॉर्मर. नेक्स्ट वन इज, दिस इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर मिक्सिंग विद एयर, पेट्रोल वेपर एंड इंटरनल कंबस्टन इंजन. ये किसके साथ मिक्स किया जाता है? एयर विद पेट्रोल वेपर. वेपर का मतलब होता है जो वाष्प होता है, उसके अंदर इसको मिक्स किया जाता है एक कंबस्टन बनाने के लिए. आंसर इज कार्बोरेटर. That is the picture of that instrument. Next one is, this is the instrument that is used for measuring atmosphere pressure. This was invented by Trolensky.
ट्रॉयस ली ने इसको डेवलप किया था? आंसर इज बैरोमीटर। ये एयर प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज होता है। दैट इज द पिक्चर ऑफ बैरोमीटर। ओके, नाउ चैप्टर नंबर 12, सन ऑफ इंडिया। भारत के सपूत भी बोल सकते हैं या भारत के बेटे भी बोल सकते हैं इनको। मीन्स जो इंडिया में जो लोग ग्रेट रहे हैं, मीन्स इंडिया के सन के रूप में जाने जाते हैं। सम पर्सनालिटीज का यहाँ पे डिस्कस किया गया है। यू हैव टू सी द नेम ऑफ दैट। फर्स्ट वन इज माई रियल नेम इज नरेंद्र दत्ता। आई वॉज द फाउंडर ऑफ religious institution Ramakrishna Mission. I deliver a series of lectures on Hindu philosophy at the World Parliament of Religions in Chicago. Who I am. ये बता रहा है कि मेरा जो रियल नाम है वो क्या था? नरेंद्र दत्ता। और मैंने जो धर्म से संबंधित जो मिशन था उसमें योगदान है। उसको फाउंडर मीन्स उसको स्टार्ट किया था। और इन्होंने बहुत सारे जो लेक्चर्स हैं वो हिंदू फिलोसफी के ऊपर दिए थे। कहाँ पे दिए थे? वर्ल्ड जो पार्लियामेंट है रिलीजियस की, कहाँ पे? शिकागो में। ओके, आंसर इज स्वामी विवेकानंद। दैट इज द पिक्चर ऑफ स्वामी विवेकानंद। एंड नेक्स्ट वन इज आई एम कंसिडर्ड एज इंडियाज फर्स्ट मॉडर्न साइंटिस्ट। आई वॉज द फर्स्ट साइंटिफिकली प्रूव दैट प्लांट्स कैन फील पेन। मैंने सबसे पहले ये प्रूव किया था कि जो प्लांट्स है उनको भी फील होता है पेन। जैसे कि हम उनको काटते हैं तो उनको पेन होता है। आई रोट ए साइंटिफिकेशन इन बंगला हु आई एम। तो आंसर इज जगदीश चंद्र बोस। ओके, दैट इज द पिक्चर ऑफ दैट पर्सनालिटी। नेक्स्ट वन इज 3. I spent whole of my life fighting against the system of Hindu अनटचेबिलिटी एंड द इंडियन कास्ट सिस्टम। मीन्स इनका कहना है कि मैंने अपना जो पूरा जीवन है वो हिंदू जो मीन्स जो हिंदू धर्म में जो छुआछूत वगैरह होती हैं, कास्ट के अकॉर्डिंग जो पार्शियलिटी होती है उसको सही करने में लगा दिया। आई वॉज अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी टू राइट फ्री इंडिया न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। मीन्स इन्होंने ही भारत का संविधान है जो वो राइट किया था। आई वॉज ऑनर्ड विद भारत रत्ना, इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड हु आई एम। और मुझे इसके लिए कौन सा अवार्ड मिला था? भारत रत्न का अवार्ड मिला था। आंसर इज भीमराव रामजी अम्बेडकर। एंड दैट इज द पिक्चर ऑफ दैट पर्सनालिटी। ओके, next one, I am one of the emperor of the famous Mauryan dynasty. I changed my religion to Buddhism after seeing the mass death during the war of Kalinga, which I had begged and who I am. Means मैंने एक भारत पे एक बहुत ही जो स्टिक राजा होता है उसी की तरह राज किया है। और धर्म को चेंज करने के लिए बहुत सारी जो वार हुए थे उनको भी देखा है, जैसे कि कलिंगा के साथ हुआ था। तो आंसर इज अशोका। एंड दैट इज द पिक्चर ऑफ दैट एम्परर। नेक्स्ट वन इज 5. माई चाइल्डहुड नेम वाज मन्निका कर्णिका मीन्स मन्नू। आई वॉज मैरिड टू राजा गंगाधर राव एंड द महाराजा ऑफ झांसी. I am still remembered for putting up a tough fight against the British soldiers who saved Jhansi when they tried to take it away forcefully after my husband's death. Who I am. इनका कहना है कि मैंने अपना पूरा जीवन जो ब्रिटिश सोल्जर हैं उनको के अगेंस्ट फाइट करने में निकाल दिया। और मेरा बचपन का नाम मनु था और मेरी शादी राव गंगाधर राव से हुई थी जो झांसी के महाराजा थे। आंसर इज रानी लक्ष्मीबाई। जे दैट इज जे ग्रेट इंडियन फाइटर भी कह सकते हैं इसको। और इसको झांसी की रानी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट वन इज 6 नंबर. आई वॉज बोर्न इन चेन्नई, इंडिया. आई एम इंटरनेशनली रिनोन्ड म्यूजिशियन.
I made a musician album Vande Matram 1996 on India's national song, singing the title song in the album Who I Am. The answer is R. Rahman. Okay. Next one है, I was the founder of religion based on equality and I born in a noble family लुम्बिनी जो नेपाल में है प्लेस. I meditated under a people tree बोध गया to attain enlightenment. Who I am means इन्होंने अपना मोस्टली जीवन किसमें बिताया था? मेडिटेशन में. और कहाँ पे? पीपल के पेड़ के नीचे, जो बिहार में गया नाम का प्लेस है वहां पे. तो आंसर इज गौतम बुद्धा. नेक्स्ट वन, माय एल्डर ब्रदर वाज द फेमस इंडियन क्लासिकल डांसर उदय शंकर. जो मेरा बड़ा भाई था वो एक फेमस इंडियन क्लासिकल डांसर था. ही रिसीव्ड माय ट्रेनिंग इन म्यूजिक फ्रॉम अलादीन खां. आई होल्ड द Guinness record for a longest international career in instrument music. And who I am? Answer is Pandit Ravi Shankar. मीन्स ये दोनों भाई ही म्यूजिक, जो क्लासिकल और म्यूजिकल दोनों फील्ड में थे, और इनके जो बड़े भाई थे वो इनका मोटिवेशन थे इस फील्ड में आने के लिए. ओके. नेक्स्ट वन, चैप्टर नंबर 13, famous moments of India. Student, here some famous moments of India are given. You have to see the picture and write their name and fill in your book. Okay, that are the options. So you have to fill chapter number 13 in your book and chapter number 11 and 12 learn for your exam. Good morning, student. Welcome to online classes. This is Saroj from MLP International School, Rajpura. Student, as we all are nowadays doing our revision part, so in this regard, I would like to tell you that whatever the instructions has been given to you, you have to follow that and do your work regularly and sincerely. Don't just waste your time as we are just doing the things. So in this regard, let us start. We have just completed up to chapter number 4, at least from all classes 6 to 8 classes. Now let us start. यस स्टूडेंट, सो 7th क्लास के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 4 है, जो ये मैंने आपको पहले समझा दिया. तो इसमें है रीडिंग के पर्पस के लिए है ये. तो इसमें आपको मैंने समझाया था समबडीज मदर, यानी कि किसी की तो माँ है. तो उसमें एक बच्चा जो है, ये देखिए आप फोटोज, आप इसमें देखिए फोटो में एक बूढ़ी औरत है जो कि ट्रैफिक जैम है और वो जो है रोड क्रॉस नहीं कर पाती है. वो क्रॉस करना चाहती है लेकिन उसको काफ़ी जो है वेट करना होता है. कंटिन्यूसली जो है ये गाड़ियां बसें चल रही हैं. एंड शी इज़ नॉट केपेबल, शी इज़ वेरी वीक. वो बहुत ही जो है कमज़ोर है. तो इस तरह से देखते हैं कि उस टाइम जो है बच्चों का स्कूल का छुटने का टाइम हो जाता है. तो आपको ये शॉर्ट में बता रही हूँ ये बिल्कुल. और इसमें मैंने आपको ये जो वर्ड मीनिंग है इसमें मैंने दिया हुआ है, ये देखिए. और इसको आप जो है जब आप उसको रीड करेंगे तो आपको ये देखना है और आपको ये कॉपी में करना है. तो इस तरह से देखो, ये बूढ़ी औरत है, ये नहीं कर पा रही है ट्रैफिक जैम की वजह से क्रॉस. तो उसके बाद जो है उसी टाइम जो है बच्चों की छुट्टियां हो जाती है स्कूल की. तो जो है इस तरह से देखिए, आप ये फोटो में देखिए कि एक लड़का जो है उस बूढ़ी औरत को किस तरह से वो हाथ पकड़ के क्रॉस करवाता है. तो जो है उसका कहने का मतलब ये है कि वो अगर वो चाहता है तो उसको वो करवा सकता है. बहुत से लोगों ने उसको देखा, उस बूढ़ी औरत को, लेकिन किसी ने भी उसको रोड क्रॉस नहीं करवाया. लेकिन एक छोटा लड़का जो स्कूल से आता है तो वो सोचता है कि मेरी नाव से ये किसी की तो मदर है, इसको हेल्प करना हमारा फर्ज बनता है. सो इस तरह से जो है आपकी अगर विलिंग्स हो तो यू कैन एबल टू जस्ट हेल्प द अदर पर्सन. तो इस तरह से ये छोटा सा ये आपका मैंने ब्रीफली में आपको नहीं बता करके शॉर्ट में बता रही हूँ इसका. ये आपको मैंने यहाँ पे जो है वर्ड्स की कुछ दिए हैं, इसके वर्ड मीनिंग, हार्ड वर्ड जो आपको लगे इसका वो आपको
जो है करना है, और प्रीवियसली मैंने आपको बता दिया है। सो स्टूडेंट, ये जो है ये चैप्टर जो आपका 4 है, इसमें आपकी कोई एक्सरसाइज, कोई क्वेश्चन आंसर, देयर इज नथिंग लाइक दैट। तो इसमें जो है आपको करना है कि आप इसको सिर्फ रीडिंग पोर्शन के लिए आप इसको रीड कीजिएगा और इसके वर्ड मीनिंग ओनली आपको इतना ही करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। और उसके बाद जो है इसमें जो है नेक्स्ट वी विल सी। सो स्टूडेंट, अब इसमें एक्सरसाइज में लर्निंग इज फन 1 दिया हुआ है। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस सेट बिलो। तो इसमें क्या है, आपको यहाँ पे आप फोटो देख रहे हो लाइम के बारे में, लाइम ट्री। तो लाइम ट्री के बारे में यहाँ पे सारा आपको डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, और वो आपको सारा रीड करना है, एंड यू हैव टू रीड इट आउट एंड सी द क्वेश्चन आंसर्स बिलो दिस। तो इसमें क्या है, डिस्क्राइब अ लाइम ट्री। तो ये आपको जो 4 जो है आपको 5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जैसे व्हाट इज द कलर ऑफ इट्स लीव्स एंड फ्लावर। लाइम ट्री के फ्लावर और लीव्स की कैसे कलर होते हैं। व्हाट डिफरेंट थिंग्स डू वी गेट फ्रॉम लाइम ट्री एंड फ्रूट्स, डिस्क्राइब ब्रीफली। क्या चीज हम डिफरेंट चीज मिल लेते हैं इस लाइम ट्री से, वो हमको डिस्क्राइब करना है ब्रीफली। तो वो जो डिस्क्रिप्शन होगा वो आपका इसी पैराग्राफ के अंदर से ही आपको लिखना है। यूज द फॉलोइंग वर्ड्स इन सेंटेंस ऑफ योर ओन। अब ये है इरेगुलर और टेंडर, ये जो है आपको 2 वर्ड दिए हैं, आपको ये वर्ड अपनी ही जो है लैंग्वेज में आपको इसका सेंटेंस बनाना है। अब यहाँ पे देखिए लास्ट है, व्हाट शुड बी द ट्रू क्वालिटीज ऑफ चैंपियन। ये आपने चैंपियन का जो है फर्स्ट चैप्टर जो आपने पढ़ा था, तो दैट इज ओनली द रिविजन पार्ट ऑफ दैट। द सेम एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड, आपको ये अपने वर्ड्स में बताना है। डिस्क्राइब द फॉलोइंग पिक्चर इन अ फ्यू लाइन्स। और इसी तरह से बी का आपको क्या लिखना है कि ट्रू क्वालिटीज कौन सी होती है चैंपियंस की। और अब आपको एक छोटा सा वर्क है, जैसे कि यहाँ पे जो है ये पिक्चर दी गई है, तो आपको क्या करना है कि इन पिक्चर को देख करके, दिस इज योर नॉर्मल टेस्ट कि आप अपने आप कैसे वर्डिंग्स लिख सकते हो। तो डिस्क्राइब द फॉलोइंग पिक्चर इन अ फ्यू लाइन्स। तो ये जो पिक्चर को देख करके आप कह सकते हो, जैसे मे बी इन द स्पोर्ट्स डे the students are just participating in some race and they are running। तो इसमें आप इस तरह से डिस्क्राइब करके आपको ये 4-5 लाइन, ज्यादा नहीं तो 4-5 लाइन एटलीस्ट आपको ये लिखनी है। सो स्टूडेंट, अब जो है आपका 4 चैप्टर का मैंने बता दिया। अब 5th चैप्टर देखिए, जैक एंड बीन्सटेक। तो ये क्या है, स्टेक किया है, जैक एक लड़का है और बीन्सटेक यानी कि जो बीन्स का जो पेड़ होता है उसके बारे में ये कहानी है। तो मैं आपको इसको शॉर्ट में बता रही हूँ बेटा, कि जैक एक बहुत ही गरीब लड़का है, और जो है वो अपने जो है मार्केट, उसके पास एक पुरानी काऊ होती है, गाय होती है। तो उसकी माँ कहती है, बहुत गरीब होते तो कहते कि आप जो है ना वो दूध देना भी बंद कर देती है। तो कहते कि अपने बेटे से कि जाओ इसे अपना बेच करके आ जाओ। यहाँ पे देखिए, तो रास्ते में जो है ये बुजुर्ग मिलता है उस लड़के को। तो वो कहता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, बोले मैं भी मार्केट जा रहा हूँ। तो वो से कहता है कि देखो मैं तुम्हें कुछ ज्यादा तो नहीं दे सकता, लेकिन मेरे पास 5 जो है बीन्स के बीज हैं, अगर तुम चाहो तो मैं ये तुम्हें दे सकता हूँ तुम्हारी गाय के बदले। तो वो कहता है कि बीन्स का मैं क्या करूंगा इसके, बोले नहीं ये, फिर वो उसे कहता है, ये ओल्ड मैन देखिए हाथों में उसके ये 5 बीन्स के जो है बीज हैं, और ये काऊ को लेकर के मार्केट में बेचने जा रहा है। लेकिन जो है रास्ते में सोचता, मैं इतनी दूर मार्केट में जाऊंगा, मुझे रास्ते में ये ओल्ड मैन मिल गया है, तो क्यों ना मैं इससे बीन्स लेकर के काउस को दे दूं, तो मेरा वहां जाना भी बच जाएगा। और फिर वो कहता है कि फिर सोच में पड़ जाता है। तो ये बूढ़ा उनसे कहता है, ओल्ड मैन, कि आपको ज्यादा वरी होने की जरूरत नहीं है, आप जो है ये साधारण कोई नहीं है, और आप इसे लेके जाओ और फिर इसका देखना क्या फर्क है। तो यूं कह करके वो ऑर्डिनरी बीन्स जो है ले लेता है जैक, और वापस अपने घर की तरफ जाता है। यस स्टूडेंट, अब देखिए जब वो बीन्स के जो है लेकर के बीज अपने घर पे जाता है, तो माँ कहती है कि क्या लेके आए तुम, कितने में बेच के आए गाय को। तो वो आगे बीन्स जो है बता देता है कि माँ मुझे रास्ते में ऐसे एक ओल्ड मैन मिला था, एंड ही गेव मी द बीन्स, कि ये 5 जो है मुझे बीन्स के दे। तो उसको बहुत डांट पड़ती है, और उसकी माँ क्या करती है, खिड़की से बाहर बीन्स के उन बीजों को फेंक देती है, और उसको डांट कर, और फिर रात को वो सो जाते हैं। अब जब सुबह होती है तो माँ उसकी सोई हुई होती है। बेटा क्या करता है कि उठ करके जो है खिड़की खोल के देखता है, तो क्या देखता है कि जो बीन्स उसने, ये सी द पिक्चर,
कितनी बड़ी हो जाती है एक ही रात में। वो बीन्स के पेड़ इतने बड़े हो जाते हैं कि वो सोचता है कि ऊपर फिर खिड़की से बाहर झांक के देखता है तो वो पौधा इतना ऊंचा हो जाता है कि वो उसको ऊपर पौधा दिखाई भी नहीं देता। तो इसी तरह से वो देखता हुआ ऊपर चढ़ता है और उसको लेकर के जो है वो खिड़की खोल के पौधे के ऊपर चढ़ता 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 वो क्लाउड से भी ऊपर बहुत ऊंचा चला जाता है और फिर वहां जो देखता है, इट वॉज अनबिलीवेबल। सो स्टूडेंट वो जब ऊपर चढ़ता है तो वो रास्ता उसको दिखाई देता है कि वो एक रास्ता जाता है और रास्ते में जो है वो एक गंभीर महल के अंदर पहुंचता है। तो महल में क्या देखता है कि वहां पे एक जो है बहुत ही विंडो ओपन है और वो ओपन करके वो अंदर चला जाता है और वहां जाकर के क्या देखता है कि बहुत ही स्वादिष्ट जो है भोजन बने हुए हैं और वहां पे एक जो है, क्योंकि उसको भूख भी लगी होती है और वो ऊपर जाके देखता है कि वहां पे जो है ये पौड़ी की यानी कि बना के रखी हुई है और जैक को वो बहुत ही अच्छी लगती है। तो वहां पे जो है जैसे ही वो उसको फिर उठाने के लिए जाता है तो उसको एक फुट स्टेप दिखता है। फुट स्टेप के थ्रू उसको आवाज जब आती है तो वो देखता है कि जो है बहुत ही बड़ा फ्री फाई फू फ्रॉम ऐसे जो है ना स्ट्रक की आवाज उसके कानों में पड़ती है। तो वो क्या देखता है कि पीछे से जो है वहां से एक बहुत ही विशालकाय दैत्य आता है। ओगरी होता है जो बहुत ही ज्यादा। तो वो क्या कहता है कि उसे देख करके और वो ह्यूमन फ्लैश जो है खाने में इंटरेस्ट रखता है। उसको ऐसा लगता है कि ये मुझे खा जाएगा तो वो डर करके छुप जाता है और वहां से देखता है कि जो है डाइनिंग टेबल पे जो है खाने की बहुत सी चीजें रखी हुई है और वो वहां से रुक जाता है और उसमें क्या देखता है कि वो जो दैत्यकाय विशालकाय दैत्यकाय है उसके हाथों में जो है कुछ कॉइन्स होती हैं। तो वो बैग जो है कॉइन्स का वहां पे रख देता है टेबल पे और खाने के लिए बैठ जाता है और खाने के बाद वो उसे जो है गोल्ड की जो ज्वेलर्स की जो पोटली होती है वो टेबल पे रख करके वहीं छोड़ करके वो सो जाता है। और ये देख करके जो है वो जैक सोचता है कि ये अच्छा मौका है और फटाफट जो है वो पोटली उठाता है और वो वापस जो है वहां से आकर के और कूद करके नीचे जो है उसके थ्रू बीन्स के पेड़ के थ्रू फिर वो नीचे अपने घर पर आ जाता है। तो इस तरह से उस गोल्ड कॉइन से जो है वो गोल्ड कॉइन को बेच करके और उसके बाद जो है अब उसको समझ में आता है कि उसे जो है ये 5 जो है बीन्स के बीज जो है उस बूढ़े बूढ़े ने क्यों दिए थे। तो यहाँ पे वो वापस आता है घर पे और उसे काफी दिन होते हैं उनके, वो बहुत ही अच्छी तरह से अपने जीवन जो है व्यतीत करते हैं और जब उनकी कॉइन्स खत्म होती है तो अगेन he decided to just go upstairs। तो वो दोबारा उसे बीन्स के सहारे ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है। सो स्टूडेंट वो जो है दोबारा जब जाता है तो ये देखिए फोटो देखिए, तो दोबारा जब वो वहां जाता है तो क्या देखता है अगेन, तो वहां पे जो है ये विशालकाय दैत्य है जो वहां पे एक मुर्गी है। मुर्गी को वहां पे उसने टेबल पे रखा हुआ है जो मुर्गी सोती है। तो जो मुर्गी को रख करके फिर उसने क्या कहता है कि ले ले कहता है तो मुर्गी सोने का अंडा देती है और देने के बाद वो संडे को उठा करके वो रख देता है और उसके बाद फिर खाना खा के आराम से सो जाता है। लेकिन फिर उसी तरह जैक फिर अगेन जैसे उसने सोने की कॉइन्स निकाली थी सेम ही सेट की मुझे ये जो है कॉक जो है सॉरी हैंड जो लेनी चाहिए ताकि उसका भी जीवन निर्वाह अच्छी तरह से हो सके। तो जैसे ही वो खींच करके उसकी पैर पकड़ के भागता तो कॉक से बोलती है। तो उसकी आवाज सुन करके वो विशाल काय दैत्य के जो है जाग जाता है। तो उसके जागते ही ये भागता है, भाग के जैसे ही नीचे आता है तो अपने घर पे घुस करके कुल्हाड़ी, क्योंकि वो बहुत ही हैवी होता है तो उससे धीरे धीरे इतनी स्पीडली नहीं आ पाता है वो नीचे। तो जैक क्या करता है कि जैसे वो पहुंच करके बड़ा सा कुल्हाड़ी एक्स लेकर के और उस बीन्स के पेड़ को काट देता है। तो बीन्स के पेड़ को काटते ही वो ऊपर से सीधा इतने जोर से नीचे गिरता है वो कि वो बहुत ही नीचे यानी कि धरती को चीरता हुआ पाताल लोक तक पहुंच जाता है। तो इस तरह से जो है वो कभी भी पाताल लोक से वापस ऊपर नहीं आ पाता है। और जैक के पास जो कि उसकी सोने देने वाली मुर्गी थी, तो इस तरह से जो है दे just became very rich and they just live a happy life forever। तो इस तरह से जो दोनों माँ बेटे जो है बहुत ही हैप्पी लाइफ जो है व्यतीत करने लगे। सो स्टूडेंट मैंने आपको इसकी स्टोरी बता दी है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल जस्ट कंप्लीट द एक्सरसाइजेज। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही एंड जस्ट अगेन सेम आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू, टेक केयर।